तो सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा। इससे क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है और आएगा भी। तो हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ मेनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए लॉ होता है, ओनली फॉर गैसेस। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है वाटर में या किसी भी लिक्विड में, गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तो उसके लिए हेनरी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक लॉ बताया था। क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी सॉल्युबिलिटी जो गैस की होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी गैस की उसके पार्शियल प्रेशर पे, कि वो गैस वाटर में या किसी भी अदर सॉल्वेंट में कितनी डिज़ोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, इसी लॉ को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to mole fraction of gas। तो अब देखो यहाँ पे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसका यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया ना, तो एप्लीकेशन आ गया हमारे पास, मोल फ्रैक्शन का यूज़ आ गया ना। तो पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पे गैस का। तो एक ये लॉ है, एक ये लॉ। मेनली जो है हमारा यही फार्मूला बना के इसी को यूज़ करके हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? P इज़ टू के एच इंटू एक्स गैस। तो ये के एच क्या है? सबको पता है, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कभी भी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट साइंटिस्ट के नाम पे ही मेनली हो जाता है। तो इनसे क्या कहते हैं? हेनरी लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट, ये भी बोल सकते हैं। तो अब केएच का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? केएच जो यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है हमारा, वो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंट गैस दे देंगे, वो नाइट्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऐसे दे दिया। इनके केएच की वैल्यू दी होगी, केएच की, उसके बेस पे पूछेंगे, वो अरेंज करने को पूछा जाएगा या कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्युबल है। और ये जो केएच है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है ये। यानी ये टेम्परेचर जो है, जब हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ये बढ़ता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घटती है। तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। नॉर्मली सबको पता है, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है और प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ती है। तो ये नॉर्मल पॉइंट है। फॉर गैसेज सॉल्युबिलिटी decreases on increasing temperature। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगी और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। यानी इससे क्या पता चला? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एक ये भी हमारा बन गया। तो इसी से एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि वाई एक्वेटिक लाइफ ग्रो बेटर इन कोल्ड वाटर। यानी जब ठंडा पानी होता है, वाई, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ। वाई एक्वेटिक लाइफ सस्टेन बेटर इन
कोल्ड वाटर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो उसमें गैसेस जो हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज़ कर जाती है, जिससे कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए आसानी हो जाती है, वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए जो है हमारा जो ठंडा हुआ पानी होता है यानी कोल्ड वाटर, तो उसमें जो है एक्वेटिक लाइफ आसानी से ग्रो करती है, आसानी से सर्वाइव करती है। तो ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड का है जो कि हमें इससे पता चली गया। अब जो है ये तो था इसका ये क्या कि ये लॉ क्या है और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब आता है इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस यानी ये लॉ फेल कब होगा, उसे कहते हैं लिमिटेशंस, यानी हमेशा ये लॉ नहीं अप्लाई होगा, ये लॉ कब कब फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं लॉ फेल कब होगा। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ही हाई नहीं होना चाहिए, इतना हाई कि गैस ही डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए। तो नॉर्मली अगर हम कहें एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लॉ एप्लीकेबल होता है, बट ये क्या लिमिटेशंस हैं इसके। प्रेशर शुड नॉट वेरी हाई, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, गैसेस आर नॉट हाईली मिसिबल। मिसिबल यानी सॉल्युबल। एक्चुअली गैसेस के लिए और लिक्विड के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मिसिबल, और सॉलिड जब होता है सॉल्यूट हमारा तब यूज़ करते हैं सॉल्युबल वर्ड। तो गैसेस के लिए ये वर्ड सही रहता है मिसिबल। मिसिबल यानी मिक्स होना। तो गैसेस जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर मिक्स नहीं होनी चाहिए, किसमें, सॉल्वेंट में, सीधी सी बात है। तीसरा, गैसेस शुड नॉट कंबाइन विद सॉल्वेंट। चौथा पॉइंट, गैसेस शुड नॉट डिकम्पोज और आयोनाइजेज। ये हमारे 4 पॉइंट हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कंबाइंड नहीं होना चाहिए, इसका ये है कि अमोनिया हमने जैसे डाली वाटर में तो ये क्या बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। HCl हमने वाटर में डाला तो HCl वाटर में डालते हैं तो ये किस फॉर्म में बदल जाता है, H3O प्लस Cl माइनस, यानी ये क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, ये टूट गया H प्लस Cl माइनस आयन में, H प्लस आयन इसके पास चला जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन बन गया, क्लोराइड आयन। यानी ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे दिखा दी, यानी इस कंडीशन में ये लॉ फेल हो जाता है। यानी इन गैसेस के लिए अगर हम हेनरी लॉ लगाएंगे तो हेनरी लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये है इसकी लिमिटेशंस। अब आता है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिससे क्वेश्चन आना मेरे हिसाब से कंपलसरी है, इस बार क्वेश्चन आएगा, वो क्या है, एप्लीकेशन। लिमिटेशन को हटा के अब एप्लीकेशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में आने के। पहला एप्लीकेशन, स्कूबा डाइवर, सबने सुना है नाम, जो पानी में, समंदर के पानी में जाते हैं, पानी के अंदर डाइविंग करने के लिए, एक्वेटिक लाइफ को स्टडी करने के लिए कि देखते हैं पानी के अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो उसके लिए ये स्कूबा डाइवर्स होते हैं, पीठ पे एक सिलेंडर होता है, वो बांध के चले जाते हैं। देखा होगा आपने, अक्सर मूवीज़ में, डिस्कवरी पे देखा होगा। तो वो जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर
जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं, उसमें एक्चुअली गैस जो होती है, जो सिलेंडर में गैस भरी होती है, लोग कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है वो एक्चुअली उसमें 3 गैसेस का मिक्सचर होता है। क्या? हीलियम और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों का मिक्सचर होता है। ये 11.7% होती है, ये 32% होती है, बाकी बची हुई रिमेनिंग ये हमारी हो गई 32 और 12 अगर ऐड कर लिया ऐसे नॉर्मली, तो ये हो गया 43, तो ये बचा हमारा 57% के करीब ये हो जाता है, 57-56% के करीब नियरली। तो 32 और अगर 12 मान लो जोड़ लें, 224 314, तो ये 56 बन गया। ये राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया, एग्जैक्ट वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसका मिक्सचर होता है, ये जो सिलेंडर होता है स्कूबा डाइवर जो यूज़ करते हैं ये मिक्सचर होता है। लेकिन नॉर्मली पहले अगर हमारा नॉर्मल एयर हम यूज़ करें, एयर, तो एयर में सबको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली इन्हीं का परसेंटेज होता है। ये 78 से 79% होती है और ये 20 से 21% बोलते हैं। बाकी बची हुई रिमेनिंग गैसेस जो है, अगर इसका हम ये वाला ले लें, इसका ये वाला लेंगे, फिर इसका ये वाला, तो 1% अदर गैसेस, 1% अदर गैसेस होती हैं। तो मेनली हमारा क्या देखा, ये मिक्सचर। अगर हम ये मिक्सचर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा जब हम वाटर में सी लेवल से नीचे जाते हैं, सी लेवल में नीचे जाते हैं, यानी एल्टीट्यूड हमारा डाउन होता है, सी लेवल से नीचे जा रहे हैं, तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। जब सी लेवल में हम पानी के अंदर जब जाते हैं, तो समंदर के पानी में जब हम अंदर जाना स्टार्ट करते हैं, तो प्रेशर क्या होता है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगता है। और प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो अभी हेनरी लॉ में हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी जो है अब गैस इंक्रीज़ होगी। और ये कहाँ इंक्रीज़ होगी, ब्लड में। हमारे गैस भाई सांस ले रहे हैं हम, तो हमारे ब्लड में ही तो ये गैस जाएगी। तो नाइट्रोजन यहाँ पे देखो उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, और ये जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करती है। और नाइट्रोजन अगर बहुत ज़्यादा ब्लड में सॉल्युबल हो जाती है, टॉक्सिक भी होती है, टॉक्सिक इन नेचर। और प्लस अब पानी के अंदर गए, अंदर ही तो रहना नहीं है हमें, बाहर भी तो आना है। अब जब हम वापस आने लगते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि ये जो नाइट्रोजन जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं हमारी, ब्लड कैपिलरीज़, तो उसमें जो ये फ्लो हो रहा है ब्लड, इसमें नाइट्रोजन जो गैस है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। और जब जो है ऊपर आएंगे तो ये नाइट्रोजन गैस अब बाहर आना चाहेगी, तो यहाँ बनाएगी बबल्स बनाएगी। तो हमारे यहाँ पे स्किन पे क्या दिखने बबल्स, और उससे क्या होती है, बहुत पेनफुल होती है कंडीशन, ये बहुत दर्द होता है। तो इस मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ बेंड्स। तो बेंड्स क्या है, जो स्कूबा डाइवर जो है जब पानी से बाहर निकल रहे होते हैं, तो वही जो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ब्लड में सॉल्युबल हुई थी, ये बाहर आने लगती है ब्लड से, और हमारे बबल्स बनते हैं। ये कैपिलरीज जो हैं, ये जो ब्लड इसमें फ्लो कराता है उसमें बबल्स बनने लगते हैं। इस बबल्स की वजह से एक पेनफुल कंडीशन हमारी बन जाती है, जो कि हमारी लाइफ के लिए थ्रेट हो जाता है, यानी लाइफ के लिए ख़तरा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैस में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की परसेंटेज को डिक्रीज़ करते हैं, यानी डाइल्यूट करते हैं। किसके थ्रू, हीलियम के थ्रू। हीलियम लेस सॉल्युबल है ब्लड में, बहुत कम सॉल्युबल होती है। तो हम लोग मिक्सचर ये यूज़ करते हैं। अब ये मिक्सचर यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारा क्या है कंडीशन, एक तो ये था स्कूबा डाइवर में कौन सी मेडिकल कंडीशन बनती है, जो कि पेनफुल होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको क्या बोलते हैं, बेंड्स। किसकी वजह से, नाइट्रोजन जब बाहर आ रही होती ब्लड से, जो डिज़ोल्व हो जाती है हाई प्रेशर की वजह से, उसी की वजह से हमारा क्या बनता है, बेंड्स। अब दूसरा हमारा एप्लीकेशन इसका क्या है, दूसरा एप्लीकेशन ये है कि हम नीचे ही थोड़ी ना जाते हैं, हम ऊपर भी तो जाते हैं। कहाँ जाएंगे ऊपर, दुनिया छोड़ के? नहीं, दुनिया छोड़ने में बहुत टाइम है।
एनॉक्सिया यानी हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड यानी पहाड़ों पे, माउंटेनियरिंग, माउंटेन पे जा रहे हैं, यहाँ लोग चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ये ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रेशर लो, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड पे जब प्रेशर लो होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन लो हो जाएगी। कहाँ? इन ब्लड। जब ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी ऑक्सीजन की, तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन भी तो कम मिलेगी। और सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी पार्ट जो होता है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है पार्ट बॉडी का। तो अब जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो क्या होगा, हमें चक्कर ऐसा महसूस होने लगेगा, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सब फील होती हैं। और लोग कहानियाँ क्या बनाते हैं, भैया वहाँ मत जाना, वहाँ पहाड़ पे रास्ते में जो है किसी ने सुसाइड किया था, उसकी आत्मा टहल रही है, पकड़ लेगी, यहाँ कैंप मत लगाना, यहाँ चुड़ैल रहती है, यहाँ भूत रहते हैं। ये सब कहानियाँ हैं, इसके पीछे एक्चुअली साइंस होती है। वो साइंस क्या है कि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर होता है लो, जिसकी वजह से ब्लड में सप्लाई ऑक्सीजन की कम हो पाती है, यानी सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक मेडिकल कंडीशन बनती है जिसको कहते हैं एनॉक्सिया, यानी हमें चक्कर आने लगता है, फेंट हो जाते हैं, कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं, फेंट भी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। तो ये कब है, जब ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है। वो किस वजह से? क्योंकि बाहर का प्रेशर होता है कम, इसलिए सॉल्युबिलिटी हो जाती है कम। तो ये दूसरी कंडीशन थी। और तीसरी कंडीशन हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, क्या वो कि हमने बताया था एक्वेटिक लाइफ जो है वो कोल्ड वाटर में बेटर सर्वाइव करती है। तो ये दूसरा था। अब तीसरा एक और पॉइंट हम बता रहे हैं, क्या? कोल्ड ड्रिंक्स, जिनको हम सॉफ्ट ड्रिंक भी बोलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या करते हैं हम लोग, कार्बोनेटेड होते हैं ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं इन्हें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें CO2 गैस को डिज़ोल्व किया जाता है एट हाई प्रेशर। जो हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे थे। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में ये होता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं और इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करते हैं एट हाई प्रेशर। जब हम हाई प्रेशर पे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व करते हैं तो वो बन जाती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें होता क्या है, हम लोग जब भी शॉप पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया चिल्ड कोल्ड ड्रिंक देना, चिल्ड, एकदम चिल्ड। क्यों? क्योंकि हमने हेनरी लॉ पढ़ा है, क्या भैया, लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज़ करती है, इसीलिए ठंडी कोल्ड ड्रिंक हर कोई चाहता है। गर्म कोल्ड ड्रिंक पी कभी आपने, क्या कैसी लगती है, एकदम शरबत की तरह, यानी बेकार, मज़ा नहीं आता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कोल्ड ड्रिंक चिल्ड क्यों मांगते हैं? क्योंकि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिज़ोल्व होगी और हमें ज़्यादा फिज़ मिलेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। इस तरीके से अब हमारा यहाँ से हेनरी लॉ कंप्लीट हो गया। अब आता है यहाँ पे कि जो सल्यूशन होते हैं, सल्यूशंस जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें सल्यूशंस पढ़ रहे हैं ना, तो सल्यूशंस कैसे होते हैं हमारे, दो टाइप के सल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सल्यूशन, एक नॉन आइडियल सल्यूशन। आइडियल सल्यूशन किसे कहते हैं, आइडियल सल्यूशन और नॉन आइडियल सल्यूशन किसे कहते हैं? तो आइडियल सल्यूशन और नॉन आइडियल सल्यूशन। आइडियल सल्यूशन के लिए सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है कि इट शुड ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, यानी हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर पे
राउल्ट्स लॉ ओबे होना चाहिए। तो इसके बाद जस्ट हम वही पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ एक्चुअली होता क्या है, लेकिन यहाँ पे खाली हम पढ़ रहे हैं भी आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है। तो ये फॉलो नहीं करेगा, सीधी सी बात है, राउल्ट्स लॉ ये फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट्स, अब इसके बाद इसके पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं कि आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या है। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन वॉल्यूम 0 होना चाहिए, यानी कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 100 ml हमने अगर एल्कोहल लिया, उसमें 100 ml वाटर मिलाया, तो ये हमारा सोल्यूशन बन गया ना, एल्कोहल का सोल्यूशन। तो ये 200 ml होना चाहिए। एक्चुअली राउल्ट्स जो आइडियल सोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं ये मेनली किसके लिए, मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए है, यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं उन्हीं के लिए हम पढ़ते हैं आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जो आइडियल सोल्यूशन है राउल्ट्स लॉ फॉलो होगा। अब कंडीशन और क्या है, और कंडीशन ये, पहली कंडीशन ये है कि चेंज इन वॉल्यूम 0 होना चाहिए, यानी वॉल्यूम में चेंज कोई भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमने 100 ml एल्कोहल लिया, 100 ml वाटर लिया, तो 200 ml हमें एल्कोहल का सोल्यूशन मिलना चाहिए, या कोई भी अदर ले सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि हम एल्कोहल और वाटर ही लें, एक एग्जाम्पल हमने बताया। सेकंड क्या है, डेल्टा H 0। डेल्टा H 0 मतलब यानी डेल्टा H यानी इंथैल्पी, इंथैल्पी में चेंज 0 होना चाहिए। यानी जब हम सोल्यूशन बनाएंगे, मिक्स करेंगे दो लिक्विड्स को आपस में, तो वहाँ पे ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए ना हीट इवॉल्व होनी चाहिए, यानी ना तो ये पॉजिटिव हो और ना तो ये नेगेटिव हो, यानी ना तो इंडोथर्मिक होनी चाहिए ना एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है हमारा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का क्वेश्चन आता है, जो कि वहाँ पे बच्चे अक्सर जो है सही नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है, जो कि हमारा जब पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की, नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कब होता है। तो उसके लिए थर्ड पॉइंट जो हमारा ये है, कोहेसिव फोर्स, ये किसके बराबर होने चाहिए, एडहेसिव फोर्स के, यानी कोहेसिव फोर्स इज इक्वल टू एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी दोनों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, तो कोहेसिव फोर्स का मतलब ये होता है कि जब सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगे, यानी यहाँ पे अगर हम जैसे बात करें H2O, जैसे H2O है, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस फोर्स के थ्रू जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो यानी जब सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है इनको जोड़ने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और जब एल्कोहल और वाटर के बीच में, यानी C2H5OH और वाटर, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी लगती है, तभी तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो ये अलग मॉलिक्यूल है हमारा, ये एल्कोहल है, और ये क्या है, ये वाटर है। तो दोनों हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स। जब सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है तो कोहेसिव फोर्स, जब दो अलग अलग काइंड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगेगा तो उसे कहेंगे एडहेसिव फोर्स। तो ये जब सारी कंडीशन फॉलो होंगी तब हम कहेंगे वो कैसा सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन। और अगर नहीं फॉलो होती हमारी इसमें से कोई भी कंडीशन, राउल्ट्स लॉ ही नहीं फॉलो हो तब भी बेकार हो गया, ये इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं फॉलो हुई, ये बेकार, यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया, आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, जब ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी, यानी यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज दिखेगा, एक्सोथर्मिक भी होगा, इंडोथर्मिक भी होगा, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स भी होगा। तो अगर हम बात करें नेचर की, नेचर में क्या आइडियल सोल्यूशन है, इन नेचर
देयर इज़ नो आइडियल सॉल्यूशन। नेचर में कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं मौजूद है। नियरली आइडियल सॉल्यूशन कंडीशन है हमारे पास कि ऐसे सॉल्यूशन मिक्सचर जिनको हम मिक्स कर दें और वो मिक्स हो जाते हैं और वो ये सारी कंडीशन फुलफ़िल करें। तो उसमें जो है हमारा कुछ एग्जाम्पल आते हैं जो नियरली आइडियल सॉल्यूशन वाली कंडीशन फेस करते हैं, शो करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो है बेंजीन और टॉल्यूइन। दूसरा एग्जाम्पल है एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। ये ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं हमारे पास, क्लोरीन वाले भी हैं, क्या नाम है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ये भी आते हैं हमारे एग्जाम्पल। लेकिन हम 2 एग्जाम्पल याद कर लें हमारे लिए बहुत है। तो अब आता है हमारा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। हमें तो पढ़ना वही मेन तो हमारे कोर्स में वही है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कंडीशन हमारी फेल हो गई, ये राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे। तो अब ये आता है कि हमें पहले राउल्ट्स लॉ पढ़ लेते हैं। राउल्ट्स लॉ एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद करेंगे हम उसके क्वेश्चंस और फिर आगे की बात करेंगे। तो व्हाट इज़ राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ और मिसिबल लिक्विड के लिए होता है, यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है राउल्ट्स लॉ। फॉर मिसिबल लिक्विड यानी जैसे वाटर अल्कोहल मिलाओ मिक्स हो जाएगा, केरोसिन वाटर मिलाओ मिक्स नहीं होगा, तो ये उनके लिए फॉलो नहीं होता है। तो मिसिबल लिक्विड के लिए हम, और ये रूल क्या है, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ किसके लिए, फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स यानी अब यहाँ पे ये जो लॉ हम पहला पढ़ने जा रहे हैं ये मेनली ये है कि यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस स्टेट में हैं, दोनों लिक्विड स्टेट में हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखी दिया फॉर मिसिबल लिक्विड, इसका मतलब मिक्स होंगे। मिक्स होंगे क्या मतलब क्या है, जब 2 चीज़ें होंगी तभी तो हम बात करेंगे कि मिक्स होती हैं। सिंगल चीज़ के लिए तो मिक्स वर्ड नहीं यूज़ होता ना, कि पानी को हमने जग में मिक्स कर दिया। पानी तो जग में हम पोर करेंगे, मिलाएंगे नहीं, मिलाएंगे थोड़ी ना वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये लिक्विड्स के लिए, यानी कोई 2 लिक्विड जो आपस में मिक्स हो सकते हैं उसके लिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे वही है हमारा पुराना क्या, कि जो प्रेशर होता है P टोटल वो क्या होता है, इज इक्वल टू PA प्लस PB। यानी यहाँ पे हमने 2 लिखे हैं, ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हमने लिखा है, यानी जब 2 कंपोनेंट हैं हमारे A और B, यानी एक हमारा सॉल्यूट हो गया और एक को हमने सॉल्वेंट मान लिया, ठीक। तो यहाँ पे PA और PB ये क्या है, ये P टोटल यानी टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसका, सीधी सी बात है, टोटल प्रेशर किसका होगा, दोनों मिलाने के बाद क्या बनता है, सॉल्यूशन का। तो P टोटल लिखें या खाली P लिख दें, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। कोई A कंपोनेंट हमने मान लिया, एक को, सॉल्यूट को A मान लिया, सॉल्वेंट किसी को भी मान लो, मैंने सॉल्यूट को A मानना है, सॉल्वेंट को भी मानना है। ये किसका हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। तो यानी राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, जो भी हमारे सॉल्यूशन में मौजूद होंगे कंपोनेंट, उनके पार्शियल प्रेशर का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर के। इसी को कहते हैं राउल्ट्स लॉ। अब ये पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, प्योर का वेपर प्रेशर
प्योर का वेपर प्रेशर उसको मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन से उस कंपोनेंट्स के, यानी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। यहाँ पे प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, और उसका उस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन उससे अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट पता चल जाता है। तो यहाँ पे ये फार्मूले में अगर हम इसको और ओपन कर दें तो क्या बन जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये फार्मूला और अगर हमने ओपन कर दिया तो ये बन गया। तो इस तरीके से इस पे कुछ सम हमारे आते हैं जो कि हम सम इस पे करते हैं। तो ये हमारा राउल्स लॉ, राउल्स लॉ किसके लिए, मिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज़ होगा, और फिर इस पे हम सम करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम और बता देते हैं, क्या जब राउल्स लॉ फेल हो जाए तो फेल होने की कंडीशन दो हैं, क्या, या तो पार्शियल प्रेशर, अच्छा पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे हमने एक यूज़ किया वर्ड वेपर प्रेशर, एक यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है, वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर क्या टर्म होता है, वेपर प्रेशर, ये जो यहाँ पे लिखा था ये वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? तो एक कोई कंटेनर अगर हम ले लें और इसमें कोई कंपोनेंट्स है पड़ा हुआ, कोई भी है कंपाउंड पड़ा हुआ है, तो हम इसको अगर हीट करें तो इसकी वेपर्स अब इसको क्लोज रखेंगे वरना वेपर्स क्या होंगी, ऊपर उड़ जाएंगी, तो इसकी वेपर्स बनेंगी, वेपर्स, इसकी वेपर्स बनेंगी। अब ये वेपर्स जो है इस सरफेस पे, जो इसकी लिक्विड की सरफेस है, इसके ऊपर क्या लगाएंगी, प्रेशर लगाएंगी ना। तो इसी से देखो हमारा इसकी डेफिनेशन बन गई, क्या, प्रेशर exerted by vapors on its liquid surface, यानी वो प्रेशर जो लग रहा है, किसका प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है वेपर्स का, किस पे लग रहा है, लिक्विड की सरफेस के ऊपर। तो जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर उसकी वेपर्स जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, लगाती हैं, अप्लाई करती हैं, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये है वेपर प्रेशर। अब सीधी सी बात है, अगर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर लो है तो उसकी वेपर्स जल्दी बनेंगी और ज़्यादा बनेंगी। तो यानी हमारा एक और है क्या रिलेशन, वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये आपको टर्म का रिलेशन पता होना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, और नॉर्मल तो अभी वेपर प्रेशर हमने बता ही दिया। जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे कि सॉलिड को मिला के, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं हम सॉल्वेंट के अंदर, तब उसके वेपर प्रेशर में क्या आती है, कमी हो जाती है। कोई भी सॉल्यूट अगर हम मिलाते हैं सॉलिड स्टेट में जो होता है, तो लिक्विड में जब भी मिक्स करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर को वो क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। तो उसके लिए राउल्स लॉ जो है यही चेंज हो जाता है, ये चेंज होके बन जाता है क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर ये हो गया हमारा, क्या होता है समझ में आ गया होगा ना बच्चों आपको। तो है कुछ नहीं, वेपर प्रेशर बस पता होना चाहिए क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसमें नेगेटिव डेविएशन
कभी कभी वो मिक्सचर दे देते हैं आपको, पूछते हैं बताइए इसमें ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, या पूछ लेते हैं ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ऐसा क्यों शो कर रहा है। तो उसके लिए सिर्फ हमें एक पॉइंट याद रखना, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का सिर्फ वही हमेशा अप्लाई होता है। उसी के बेस पे हम बता देते हैं कि आइडियल सोल्यूशन ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कि नेगेटिव डेविएशन। तो हम एक बताएंगे, दूसरा उसका अपोजिट होगा। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ जो है हमारा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसके लिए जो है हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं पॉजिटिव डेविएशन कब कहेंगे हम। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही थी, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इंक्रीज अगर कर जाए, नॉर्मल से वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज कर जाए तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसके कुछ कंडीशन है कि इंक्रीज कब करेगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इंक्रीज करने का। तो यहाँ पे सिर्फ एक हमें याद रखना है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, सिर्फ यही फार्मूला याद रखना है और कुछ भी अपना नहीं लगाना है दिमाग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सोचो बच्चों ज़रा, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स ये अभी हमने बताए थे थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि दो कंपोनेंट्स हैं, ये एक के मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इसको क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। और अब ये दोनों जब हमने मिक्स कर दिए तो यहाँ पे ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये मिसिबल हो गए, वरना ये मिसिबल ही ना होते। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसे कहेंगे एडहेसिव फोर्स। ठीक, तो अब ज़रा सोच के बताइए कि वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है। वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होने का सीधा सा मतलब है जो अब फोर्स लग रहा है वो फोर्स पहले से कम हो जाए तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा वेपर्स बनेंगी यानी ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तभी तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर बढ़ गया यानी इंक्रीज़ कर गया, तभी तो पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो यानी एडहेसिव फोर्स जो है, एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से कम होगा, यानी ये कंडीशन। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें जस्ट क्या लिखेंगे, वैसे वर्षा। हम ये वाला याद करने के लिए कभी नहीं कहते हैं बच्चों से, एक याद कर लो दूसरा जस्ट अपोजिट है, दोनों याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, खासकर एग्ज़ाम के टाइम में। तो यानी कोहेसिव फोर्स यानी जो पहले फोर्स लग रहा था उस फोर्स की स्ट्रेंथ थी ज़्यादा, अब जब हमने मिला दिया, मिलाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ हो गई वीक, तो जिससे कि क्या हो गया, एडहेसिव फोर्स की वैल्यू हो गई कम और कोहेसिव फोर्स की वैल्यू थी ज़्यादा। यानी अब जो मॉलिक्यूल है हमारा, इसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी यानी वेपर्स बनेंगी ज़्यादा, और वेपर्स बनेंगी ज़्यादा तो प्रेशर भी तो होगा ज़्यादा, तो प्रेशर बढ़ा तो यानी पॉजिटिव डेविएशन हो गया। तो इसका ग्राफ हम नहीं बता रहे हैं, ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर चैप्टर पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा इतनी आसानी से, तो इसलिए ग्राफ वाला पार्ट हम छोड़ रहे हैं। अब हम इसका एग्ज़ाम्पल्स के बता रहे हैं, जो कि उसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, आसानी से आप लर्न कर सकते हैं कि इसके कौन से एग्ज़ाम्पल हैं। और जो एग्ज़ाम्पल हम लिख लें, अगर उसमें से कोई नहीं आता है और आपसे पूछा जाए कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो अगर एग्ज़ाम्पल हमें याद है पॉजिटिव डेविएशन के, यानी उसमें से अगर कोई नहीं तो सीधी सी बात है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो हम एक पार्ट तो याद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया है, मैंने बीटेक बेकसी में किया, मैंने बीटेक बेकसी में किया यानी मजबूरी में किया। तो क्या हुआ, मैं था क्योंकि बहुत वीक सब्जेक्ट में, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली, सीटी बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली, सरदर्द, बहुत ज़्यादा सरदर्द हुआ, बहुत ज़्यादा सरदर्द। तो अब जब सरदर्द ज़्यादा लेंगे यानी पढ़ाई ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे ना, तो हमें AAA मिला। मैंने बीटेक बेकसी में किया, तो क्यों किया, क्योंकि मैं था वीक पढ़ने में, तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ी पढ़ाई के लिए कि पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मुझे सीटी यानी सरदर्द बहुत हुआ, सरदर्द, जिससे कि नंबर मेरे लेकिन अच्छे आ गए, AAA मार्क्स आ गए हमारे। ठीक,
तो ये है शॉर्ट फॉर्म याद करने का। तो ये सर ये क्या है, ये सब आप क्या लिख रहे हैं सर? W यानी वाटर, Ct यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 है ये, CTCT। A यानी एसीटोन। अब इधर वाला सर क्या है? M यानी मिथाइल एल्कोहल, E यानी इथाइल एल्कोहल, B यानी बेंजीन, तो सीधी सी बात है T यानी टॉल्यूइन, CH यानी क्लोरोफॉर्म, B फिर से बेंजीन है, E फिर से इथाइल एल्कोहल है, और CS यानी कार्बन डाई सल्फाइड यानी CS2। इसीलिए देखिए हमने वो फार्मूला ही लिख दिया CS2। तो मैंने बीटेक बेकसी में किया क्योंकि मैं वीक था पढ़ने में, तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ी, इस ट्रिपल लेवल की टेंशन लेनी पड़ी, तो उसके लिए ट्रिपल ए मार्क्स भी आ गए, तो मेरा बीटेक करना सफल हो गया। तो ये है हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाला। और अगर किसी ने कोई एक दे दिया एग्जाम्पल इसमें से, यानी इथाइल एल्कोहल दे दिया और प्लस वाटर, कहा ये कैसा डेविएशन शो करेगा? ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है? क्योंकि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जो है वो एडहेसिव फोर्स से कम होता है। मेन रीज़न यही है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इसको बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, लेकिन उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम होता है क्या? कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो ये जो है कोहेसिव फोर्स की वैल्यू जब ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, किसके कंपेरिजन में? एडहेसिव फोर्स के कंपेरिजन में, तो हम कहेंगे क्या कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा हो जाएगा क्या? नेगेटिव डेविएशन। तो अगर इसमें से कोई छोड़ के एग्जाम्पल आता है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं उसको, किसमें? नेगेटिव डेविएशन में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब ये है किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए। यानी नॉन वोलेटाइल की जब बात की जा रही तो हम नॉन वोलेटाइल मेनली किसके लिए? सल्यूट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हमारा, अब सीधी सी बात वही पी टोटल जो लिख रहे थे हम, यानी PS जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूशन। तो ये क्या लिखते थे हम लोग? वेपर प्रेशर ऑफ, अब यहाँ पे हम सल्यूट और सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वर्ड सल्यूट, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। P सॉल्वेंट, दोनों के वेपर प्रेशर को सम कर दो, जिससे कि सॉल्यूशन का पता चल जाएगा। ये नॉर्मल जो पीछे पढ़ा था हमने, दो कंपोनेंट थे अगर याद हो आपको, PA PB मान के कर रहे थे हम। तो PA PB है क्या? एक सल्यूट एक सॉल्वेंट ही तो होता है। तो अब हमने यहाँ पे मेजर वहाँ पे मेंशन कर दिया क्या? ये सॉल्यूशन है, ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो अब यहाँ पे देखो, जब ये सल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल, तो इसका मतलब क्या? नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? इसकी वेपर्स तो बनेंगी नहीं। तो जब इसकी वेपर्स नहीं बनेंगी तो इसका वेपर प्रेशर भी तो नहीं काउंट होगा। तो यानी अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया? P सॉल्वेंट के बराबर हो गया। यानी वेपर प्रेशर ऑफ, यानी जो पूरा वेपर प्रेशर जो लग रहा था पहले, जिसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर, इसका दोनों को सम कर रहे थे, तो अब पार्शियल प्रेशर हट ही गया, यानी अब डायरेक्ट इसके वेपर प्रेशर पे आ गया और इसके वेपर प्रेशर पे आ गया, यानी ये दोनों इक्वल हो गए इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब यहाँ पे जब हम आगे कैलकुलेट करते हैं इसको, इसका पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं, बस हमें खाली फार्मूला पता होना चाहिए, P0 माइनस PS अपॉन P0 इंटू एक्स, और ये x किसका है? सल्यूट का है। इसको अगर और ओपन कर दें तो n माइनस n अपॉन n बन जाता है। यानी ये क्या है? ये प्योर का वेपर प्रेशर है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर मतलब सॉल्वेंट का, सीधी सी बात है। ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और ये क्या है? PS, यानी ये सॉल्यूशन हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने स्मॉल n से लिखा है, तो सीधी सी बात है ये क्या? कैपिटल N से, यानी सॉल्वेंट के मोल।
ये सल्यूट के हैं, ये नीचे सल्यूट और सॉल्यूट मिला दिया, सोल्यूशन बन गया ना। तो अगर मोल फ्रैक्शन हमें सल्यूट के निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये हमारा फार्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है, इसको बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और इस पूरे टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर इफ सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, अगर सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट हो तो यहाँ से हम स्मॉल एन को, यानी नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के बहुत ही कम हो जाएंगे, ऊपर वाला हम नेगलेक्ट थोड़ी ना कर देंगे, इसको ख़त्म कर दे तो फिर ये भी टर्म ही ख़त्म हो जाएगा, इसको यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाता है एन अपॉन एन, यानी ये पूरा ये रहेगा और ये बन जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, यानी सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो नीचे हम डिवाइड कर रहे थे वहाँ से उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ने पे उसकी क्वांटिटी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन रह जाता है। तो अब इसी पे हम लोग कुछ सम करके देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें राउल्ट्स लॉ दो हैं हमारे, एक है वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, एक है नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए, यानी सल्यूट नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए, यानी वो सॉलिड ही होगा, सीधी सी बात है। नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मतलब ही ये सॉलिड स्टेट में होगा, तभी तो नॉन वोलेटाइल बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोल दिया, देखो नॉन वोलेटाइल सल्यूट, यानी ये सॉलिड फॉर्म में होगा, तो यानी हमारा फार्मूला लगेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है वो हम देख लेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है क्या 200, पी एस कितना दिया हुआ, ये रहा हमारा यहाँ पे सल्यूशन का, द वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूशन इज 195 mmHg। तो यानी 195 ये किसकी वैल्यू दी है, सल्यूशन की दी हुई वैल्यू, तो माइनस 195 अपॉन 200 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या है यहाँ पे, सल्यूट हमें सल्यूट का तो मोलर मास निकालना है और इसका मास कितना लिया गया है वो बस बताया है, यानी 2/x। ठीक, अब क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखो 2 ग्राम लिया गया है, यानी बहुत ही कम है ना ये, तो यानी अब नीचे 2/x हम लिख के अगर कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे भाई, नहीं वाटर कहाँ से, यहाँ तो बेंजीन, अच्छा बेंजीन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी बेंजीन सॉल्वेंट हमारा, तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो बेंजीन जो है हमारा, बेंजीन C6H6 होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मोलर मास 78, 12 6 72 और 6 78, यानी 78/78। तो यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इसको अगर हम नेगलेक्ट कर दें, नेगलेक्टिंग दिस, क्योंकि 2 ग्राम है यानी बहुत ही कम है, 78 के रिस्पेक्ट में 2 ग्राम बहुत कम है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ से 5, यहाँ से 200, यहाँ से 2/x और ये 1 हो गया, यानी x नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 400/5 यानी 80 ग्राम। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे।